हेलो गाइस। तो आपने लेक्चर वन देख लिया होगा जिसके अंदर अपन ने केमिस्ट्री का पहला टॉपिक देखा था। अपन ने जहाँ पे पहले वीडियो में टॉपिक को छोड़ा था वहीं से अपन कंटिन्यू कर रहे हैं और इस वीडियो में ये पहला टॉपिक जो है वो कम्प्लीटली मतलब कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग बस पढ़िए आगे, जो मैं आपको बता रही हूँ अच्छे से सुनिए और आई होप आपको जो पुरानी वीडियो थी वो समझ में आई होगी। उस वीडियो पे 1-2 कमेंट्स भी आए हैं, तो कमेंट्स पढ़ के वाक़ई में बहुत अच्छा लगता है। तो प्लीज़ अगर आप लोग वीडियो देखते हो तो कोई भी कमेंट आपके माइंड में आए या आपको अच्छा लगे या आपको कुछ बोलना हो तो प्लीज़ कमेंट किया करो। ठीक है? तो बस अब पढ़ाई शुरू करते हैं। तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तीता देखना है। तो बेसिकली इसमें पीरियोडिसिटी के बारे में बताया है। आपने 11th-12th में भी पीरियोडिसिटी के बारे में देखा ही होगा कि पीरियोडिक टेबल वगैरह कहाँ पे कौन से मेटल वगैरह रहते हैं। तो वो एक तरह से वर्गीकरण करने के बाद में सेट किया है कि पीरियोडिक टेबल इस तरह से होगी जिसमें हाइड्रोजन यहाँ होगा, हीलियम यहाँ होगा, सोडियम यहाँ रहेगा, है ना। पी ब्लॉक में कौन आएगा, एफ ब्लॉक में कौन आएगा, डी ब्लॉक में कौन आएगा, एस ब्लॉक के एलिमेंट्स कौन से होंगे। तो ये सब चीज़ें कैसे आज आप पीरियोडिक टेबल देखते हो, सबसे पहले आपको पीरियोडिक टेबल ही पढ़ाई जाती है, तो वहाँ तक कैसे पहुँचे, है ना। तो कहीं न कहीं से तो शुरुआत की होगी ना। तो बस तत्वों का वर्गीकरण किस टाइप से शुरू हुआ, कैसे-कैसे हुआ, अपन वही सब देखने वाले हैं। तो सबसे पहले प्राउड परिकल्पना आई थी जिसमें बताया गया था कि सभी तत्वों की रचना जो है करने वाला तत्व हाइड्रोजन होता है, ठीक है। उसके बाद में डोबेराइनर त्रिक आया था। इसमें इन्होंने ये बताया कि इसमें इन्होंने 3-3 के जोड़े बनाए, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम हो गया, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो गया। और इन्होंने क्या किया, ये बोला कि जो अगल-बगल के एलिमेंट्स है ना, जैसे सोडियम के इधर लिथियम है, जैसे सोडियम की इस तरफ लिथियम है और इस तरफ पोटेशियम है ना, तो ये लिथियम और पोटेशियम का अगर हम परमाणु भार लें और अगर उसका औसत निकाल दें, है ना, औसत निकाल दें इनके परमाणु भार का, तो जो औसत आएगा ना वो सोडियम के परमाणु भार के बराबर होगा, लगभग बराबर होगा। कुछ हद तक इनके ये जो ट्रायड्स थे वो करेक्ट भी हैं, बट फिर भी ये पूरी तरह से सफल नहीं हुए थे। उसके बाद में न्यूलैंड का अष्टक नियम आया था। इन्होंने बोला था कि पहले एवं 8वें तत्व में संगीत के सुरों के तुल्य समानता होती है। ये इन्होंने क्या किया, एक पीरियोडिक टेबल बनाई थी जिसके अंदर मान लो एक एलिमेंट यहाँ पे, तो फिर ऐसे बनाने के बाद में 8th वाला एलिमेंट भी यहाँ पे रखा था। तो इन्होंने बोला था कि पहले तत्व में और 8 तत्व में जो जो समानता है ना वो समानता होती है। तो इन्होंने इसकी जो तुलना की है ना वो संगीत के सुरों से की है। याद है आपने अगर 10th में एक वो चलती थी, मुझे नाम तो याद नहीं आ रहा, बट उसके अंदर सा रे गा मा पा, सा रे, एक सेकेंड इसको छोटा कर लेते हैं। आपने सुर सुने होंगे, कहीं तो पढ़े ही होंगे, सा रे गा मा पा दा नी शा, है ना। तो ये देखना, ये सुर जो है जैसे सा के बाद में है ना, सा रा, सा रे गा मा पा दा नी सा, है ना। तो ये कितने हो गए ये देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो सा से सा आया वापस और इनके बीच में कितने आए, ये 7। तो इनसे तुलना की कि जो पहला तत्व होगा और जो 8वां होगा उनके अंदर समानताएं मिलती है, किसकी तरह, सुरों के जैसे। समझ में आए, इसलिए इन्होंने इनको ऑक्टेव रूल बोला जाता है इसको। अरे यार, अब उसके बाद में अपन लोग बात करते हैं कि लॉथर मेयर वक्र, है ना। तो उन्होंने न्यूलैंड के बाद में काम किया था। तो लॉथर मेयर वक्र, इन्होंने एक कर्व दिया था और इन्होंने क्या किया, तत्वों के परमाणु भार तथा परमाणु आयतन के मध्य एक आरेख बनाया था और समान गुणों वाले तत्वों की स्थिति समान होती है, ये इन्होंने बताया था कि इस आरेख के अंदर। तो उसके बाद में मेंडलीव की आवर्त सारणी आई थी, आवर्त नियम पर आधारित थी जिसके अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, अर्थात तत्वों को बढ़ते परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित करने पर समान गुणधर्मों वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होने लगती है।
इन्होंने क्या किया, पीरियोडिक टेबल में जो तत्व रखे थे ना उनको परमाणु भार जैसे जैसे उनके बढ़ते गए, मतलब परमाणु भार के बढ़ते क्रम में इन्होंने व्यवस्थित किया था। और इन्होंने ये पाया कि समान गुणधर्म वाले जो तत्व हैं उनकी पुनरावृत्ति होती है, मतलब उनके रिपीटेशन होते हैं। आपने नोट किया होगा आपकी पीरियोडिक टेबल में, जैसे 3D सीरीज है, 4D है, 5D है ना, तो 3D में एलिमेंट्स ये आते हैं। आप एक सेकेंड में अच्छे से बताते हो आपको। ये आपने पीरियोडिक टेबल में देखा होगा कि यहाँ पे 3D के एलिमेंट्स लिखे जाते हैं ना, उसके नीचे 4D के लिखे जाते हैं। तो इनके अंदर कुछ कुछ समानताएं होती है, जैसे जो एलिमेंट यहाँ पे होगा उससे और इनके बीच में कुछ समानताएं होती है। तो इन्होंने यही बोला कि समानता वाले जो तत्व होते हैं वो रिपीट होते हैं, मतलब तत्व रिपीट नहीं हो रहे, इनकी जो गुण है ना उनके अंदर सिमिलरिटीज देखने को मिल रही है। आई होप आपको समझ आया होगा। तो इन्होंने यही कहा कि परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करने पर समान गुणधर्मों वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होने लगती है। मेंडलीफ के आवर्त सारणी के उपयोग तो तत्वों के अध्ययन में सहायक है, नए तत्वों की खोज में सहायक थी। परमाणु भार में संशोधन, मतलब परमाणु भार का जिक्र सबसे पहले इन्होंने ही किया था। और मेंडलीफ की आवर्त सारणी के दोष क्या थे? मेंडलीफ ने जो आवर्त सारणी दी थी उसके अंदर हाइड्रोजन की स्थिति जो थी वो निश्चित नहीं थी। समस्थानिकों के लिए उपयुक्त स्थान नहीं था। समस्थानिक मतलब आइसोटॉप्स। कुछ स्थानों पर तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित नहीं किया गया, जैसे अब इन्होंने बोला परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कराया मैंने तो, बट इन्होंने क्या किया, जो ऑर्गन होता है वो 40 होता है जिसका, और जो पोटेशियम है वो 39 पे आता है। तो इन्होंने क्या किया, ऑर्गन को पोटेशियम से पहले रख दिया। एक तरफ तो ये बोल रहे हैं कि परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है, और कुछ कुछ ऐसी गलतियाँ इन्होंने की थी। तो ये इनकी सारणी के दोष हो गए। उसके बाद में आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में पढ़ते हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी वही है जो आजकल आप लोग देखते हो, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये मोजले के आवर्त नियम पर आधारित है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि आधुनिक आवर्त सारणी किसके नियम पर आधारित है, तो मोजले के आवर्त नियम पर आधारित है, जिसके अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। मतलब परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं, परमाणु क्रमांक पे डिपेंड करता है कि उनके भौतिक और रासायनिक गुण क्या होंगे। आधुनिक आवर्त सारणी के मुख्य बिंदु, अब आपको ये पता होना चाहिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या क्या होता है। तो आवर्त होते हैं 7, कुल वर्ग होते हैं 9, और उपवर्ग होते हैं 18। अब देखो आवर्त क्या होते हैं, ये जो पीरियोडिक टेबल में ऐसी वाली लाइनें होती है ना, वो आवर्त है। आई थिंक आपको ऐसे ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। मान लो ये पीरियोडिक टेबल ही है ना, ये पेपर, तो ऐसी वाली जो लाइनें होती है ना जिसमें अपन लेफ़्ट टू राइट देखते हैं, ये तो हो गए आवर्त, है ना, इनको आवर्त बोला जाता है। और इसके अलावा ये वाली जो लाइनें होती है ना, मतलब टॉप टू, एक सेकेंड कहाँ गया, ये मतलब टॉप टू बॉटम, है ना, ऊपर से नीचे वाली, इनको बोलते हैं वर्ग। ठीक है, क्योंकि बहुत से बच्चों को इन्हीं में कंफ्यूज रहता है कि आवर्त किसे कहा कहते हैं और वर्ग किसे कहते हैं। तो मैंने ये चीज़ आपकी क्लियर कर दी है। और अगर आपको पहले से पता था तो वेरी गुड, आप एक बार के लिए और सुन लोगे तो क्या हो जाएगा, है ना। तो इसके अंदर आवर्त जो होते हैं वो 7 होते हैं, वर्ग जो हैं वो 9 होते हैं, और उपवर्ग 18 होते हैं। छठे आवर्त में सभी ब्लॉक के तत्व उपस्थित होते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा आवर्त है जिसमें सभी ब्लॉकों के तत्व उपस्थित होते हैं। यहाँ पे ब्लॉकों से मतलब ये है, एस ब्लॉक हो गया, पी ब्लॉक हो गया, डी ब्लॉक हो गया, एफ ब्लॉक हो गया, है ना। तो छठा आवर्त ऐसा है जिसमें सभी ब्लॉक के तत्व आपको देखने को मिलेंगे। बाकी 7वें आवर्त का जो अंतिम तत्व परमाणु क्रमांक होता है वो 118 होता है, और ये एक नोबल गैस होती है। आपने देखा होगा पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे एंड में इधर जो चल आती है ना, जैसे पीरियोडिक टेबल ऐसे इस तरह की होती है कुछ कुछ, है ना, समझ जाना। तो यहाँ पे एंड में जो आते हैं ना, हीलियम, ऑर्गन, नियोन, है ना, क्रिप्टॉन, तो ये सब क्या है, ये नोबल गैसेस में आती है ना, इनर्ट गैसेस जिन्हें बोलते हैं। क्योंकि और ये बहुत स्टेबल होती हैं क्योंकि इनका पूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो पूर्ण होने पर आवर्त समाप्त होता है। अच्छा, नोबल गैस होता है, उसके बाद में नए कक्ष में इलेक्ट्रॉन भरने से आवर्त प्रारंभ होता है तथा कक्ष के पूर्ण होने पर आवर्त समाप्त होता है। नए कक्ष में आपने देखा होगा
जैसे कि मान लो यहाँ पे 3D का कोई एलिमेंट है ना, 3D का कोई एलिमेंट है, तो 3D के एलिमेंट्स में आपने देखा होगा कि लास्ट एलिमेंट जो लास्ट इलेक्ट्रॉन वो 3D में बढ़ता है, 3D1, 3D2, 3D3, 3D4 ऐसे करके। स्कैंडियम, टाइटेनियम, मैग्नीज और जो आयरन वगैरह होता है, मैं उस वाली सीरीज 3D सीरीज़ की बात कर रही हूँ। उसके बाद में 4D की बात करते हैं, तो 4D में क्या होता है, उसमें 4D में बढ़ता है, 4D1, 4D2 करके, है ना। तो इन्होंने ये बोला है कि एक ही आवर्त में आने वाले तत्वों के लिए अंतिम, इन्होंने बोला है कि नई कक्ष में इलेक्ट्रॉन बढ़ने से आवर्त प्रारंभ होता है, और ये एक आवर्त में ही समझ लो आप, ये आवर्त वाली लाइनें में जैसे मैंने आपको बताया था वैसे है ना। तो इन्होंने बोला है ये एक आवर्त पूरा कंप्लीट हो जाता है ना, मान लो D10 पर, तो जो मतलब 3D10 पर, तो 4D1 से जो शुरू होता है ना वो नेक्स्ट आवर्त होगा, मतलब नया आवर्त जो होता है वो तब शुरू होता है जब उसके नए कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरा जाए। आप तो इतनी सी चीज़ याद रख लो, बस इतना ही सफिशेंट है। इसके अलावा एक ही आवर्त में आने वाले तत्वों के लिए अंतिम कोस n का मान समान होता है, और एक ही वर्ग में आने वाले तत्वों में अंतिम कोस में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। अब वर्ग और आवर्त आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आपको अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना आता है तो आपको ये लाइनें भी बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी कि आवर्त में जो n की वैल्यू है, मतलब कोस की वैल्यू वो सेम होती है, जबकि वर्ग के अंदर जो होता है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम होती है। दीर्घाकार अथवा परिवर्तित आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी को आवर्त सारणी का दीर्घ रूप अथवा बोर सारणी भी कहते हैं। ये जो आधुनिक आवर्त सारणी है ना, इसको आवर्त सारणी का दीर्घ रूप भी कह देते हैं ना, ठीक है। इस सारणी में तत्वों की को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के क्रम में व्यवस्थित किया गया है। इसमें 4 ब्लॉक हैं, आपको पता होगा, S, P, D और F, और 18 समूह है और 7 आवर्त है। इस आवर्त सारणी में प्रथम आवर्त में 2 तत्व आते हैं, 1H और मतलब हाइड्रोजन और हीलियम आता है प्रथम आवर्त में। ये सबसे छोटा आवर्त है एवं अति लघु आवर्त कहलाता है। एक बार आप ऐसे समझ लीजिए, टाइम मिलेगा तो मैं एक बार पीरियोडिक टेबल की आपको पिक्चर्स डाउनलोड करके और पीरियोडिक टेबल में बता दूंगी कि कौन से आवर्त की बात हो रही थी, कौन से पीरियोडिक टेबल की बात, मतलब कौन से वर्ग की बात हो रही थी, ठीक है। तो प्रथम आवर्त के अंदर हाइड्रोजन और हीलियम होता है, और बाकी आप अगर पीरियोडिक टेबल देखोगे और आपको पता होगा तो आप ये अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। इसके अलावा द्वितीय एवं तृतीय आवर्त के अंदर 8 तत्व होते हैं ना, और चतुर्थ आवर्त एवं पंचम आवर्त में प्रत्येक में 18 तत्व होते हैं, इन्हें दीर्घ आवर्त कहते हैं। छठे आवर्त में 32 तत्व होते हैं एवं ये अति दीर्घ आवर्त कहलाता है। आपको पता होना चाहिए, अभी हमने पढ़ा था कि ऐसा कौन सा आवर्त है जिसमें सारे ही ब्लॉक के तत्व देखने को मिलते हैं, तो वो छठा आवर्त हो गया। तो छठा आवर्त सबसे बड़ा आवर्त होता है, बड़े से भी बड़ा, मतलब अति दीर्घ आवर्त कहलाता है, ठीक है। 32 तत्व आते हैं इसके अंदर। सातवां आवर्त जो है वो 87 फ्रांशियम आई थिंक इसको यही बोलते हैं, के साथ शुरू होता है एवं अपूर्ण है। अभी मतलब ये जो सातवां आवर्त है ना वो अभी खाली है। इसमें 31 तत्व तो ज्ञात है, बट अभी और भी मतलब ऐसे तत्व हैं जो अभी खोजे नहीं गए हैं। इस आवर्त सारणी में तत्वों को चार ब्लॉक को S, P, D तथा F में विभाजित किया गया है, जो उस उपकोष पर आधारित है जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है। अब देखो, संयोजी इलेक्ट्रॉन मीन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो लास्ट सेल होता है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना आप, जैसे हाइड्रोजन का ले लो, 1s1 हो गया है ना, तो S1 में लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में है, 1s1 में है ना। जैसे हाइड्रोजन के लिए 1s1 हो गया, हीलियम के लिए होगा 1s2, है ना। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन 1 में है, S कक्षक में, है ना। तो ये S ब्लॉक का एलिमेंट हो गया। हीलियम है, हीलियम के अंदर S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं, तो ये भी S में, समझिए। तो मतलब लास्ट जिस सेल के अंदर, सब सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन भरा जाता है ना, उसी से डिसाइड होता है कि वो कौन से ब्लॉक में जाएगा, जो उस उपकोष पर आधारित है जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन। S ब्लॉक के तत्व, इन तत्वों में विभेदी इलेक्ट्रॉन जो होता है वो NS कक्षकों में प्रवेश करता है। उदाहरण के लिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम तथा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कार। अच्छा, वो कार इसलिए निकल गया, वो मैं बताती हूँ, एक बार ये सुन लो आप, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, है ना,
तो इसमें अब ऐसे जैसे कि है ना, फर्स्ट सीरीज़ को याद रखते हैं, हेलिना के रब से फरियाद, है ना, आपको पता ही होगा। और सेकंड सीरीज़ को याद रखते हैं, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो वो वाला कार निकल गया था, उसके लिए सॉरी। इनके बहातम कक्ष का विन्यास जो होता है वो NS1 या NS2 होता है, जहाँ n उस आवर्त की संख्या है जिसमें वह तत्व होता है, ठीक है। पी ब्लॉक के तत्व जिन तत्वों में विभेदी इलेक्ट्रॉन क्रमशः NP कक्षकों में प्रवेश करते हैं उन्हें पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ये तत्व बोरोन हो गया, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, ठीक है। और इसको कैसे याद रखोगे? बैंगन, आलू, गाजर, इंथेला, ये तो याद ही होंगे। सबसे पहले यही सिखाई जाती है बच्चों को। तो ये पीरियोडिक टेबल की फ़ोटो एक सुंदर सी, इसमें आपको इतना क्लियर तो नहीं दिखेगा बट फिर भी बता देती हूँ। अपन ने जो पहले आवर्त की बात की थी ना कि सबसे छोटा होता है, तो वो ये वाला आवर्त है, हाइड्रोजन और हीलियम। तो इसके अंदर देख लो आवर्त कितने, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। और वर्ग की बात करी, उपवर्ग की बात करी तो ये देख लो 1 से लेके 18 तक है, तो 18 हो गए। और इसके अंदर बाकी एक काम करोगी, पीरियोडिक टेबल पर एक छोटी सी वीडियो अलग से ही बना दूंगी, क्योंकि इसमें कुछ इतना क्लियर दिख भी नहीं रहा है, ठीक है। तो हमने अभी पी ब्लॉक मतलब पी ब्लॉक के तत्वों के बारे में बात की थी कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक के अंदर एंटर करता है तो उसको पी ब्लॉक एलिमेंट्स में पी ब्लॉक में रखा जाएगा, है ना। तो वर्ग 13 देख लिया था अपन ने। अब वर्ग 14, वर्ग 15, 16, 17, 18, तो ये जो है वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। इस जैसे वर्ग 14 में आ गया कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, है ना, टिन, लेड। तो ये क्या है, आप इसे याद रखते हो, काशी गए संत प्रभु, है ना। अब नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, है ना। तो इनको आप ऐसे याद रखोगे, नाना ऐसे याद रख लो, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास, है ना। और ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, सेलेनियम हो गया, टेलिनियम हो गया, पोलिनियम हो गया। तो ये सब क्या है, इनको याद आपको नहीं रखना, सारी चीज़ें रिमेंबर रहने ऐसा ज़रूरी नहीं है, बस आपको हल्का सा पता होना चाहिए कि कौन सा एलिमेंट कौन से ब्लॉक में आता है। और आपने अगर पीरियोडिक टेबल बहुत ध्यान से देखा होगा तो ये आपको बहुत बेसिक चीज़ है, आपको पहले से आती होगी, वो तो लिखा है, तो अब अपन का एज ए रिविज़न भी तो पढ़ना है, तो कोई बात नहीं। अब जो वर्ग 18 है उसको शून्य समूह भी कहते हैं। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, है ना। अपन इसकी बात कर रहे थे कि जो नोबल गैसेज होती हैं वो वर्ग 18 के अंदर आती है, और हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो 1s2 होता है। अच्छा बेटा, ये करेक्ट करना, मैंने हाइड्रोजन और हीलियम के बारे में अभी थोड़ी देर पहले जब आपको बताया था तो 1s1 और 1s2 देख के मैंने आपको ये बोल दिया था कि ये एस ब्लॉक में है। बट हीलियम की क्या है ना, कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है नोबल गैसेस से मिलती है, क्योंकि क्या होता है ना कि हीलियम के पास में भी, जैसे कि हीलियम के जैसे एस ब्लॉक के अंदर ओनली 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो हीलियम के पास में भी पूर्ण पूरित इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पाया जाता है। और बाकी नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन में भी पूर्ण पूरित ही पाया जाता है। इनके अंदर जो पी कक्षक होता है ना वो कम्प्लीटली फुली फिल्ड होता है, तो इस वजह से बहुत स्टेबल भी होते हैं, और इनके कुछ प्रॉपर्टीज़ के अंदर सिमिलरिटी भी देखने को मिलती है। यही रीज़न है कि है ना, हीलियम को नोबल गैसेस के साथ में रखा जाता है, ठीक है। इन तत्वों में भेदी इलेक्ट्रॉन 2p, 3p, 4p, 5p, 6p कक्षकों में प्रवेश करते हैं। इनको एस कक्षक पूर्ण होते हैं तथा इनके बहातम कक्ष का विन्यास NS2 NP1 से NS2 NP6 तक होता है, ठीक है। पी ब्लॉक में धातु, उपधातु तथा अधातु सभी प्रकार के तत्व उपस्थित होते हैं। मतलब आप एक चीज़ ध्यान रखना, कहीं भी लिख लो स्टार मार्क करके कि इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में जा रहा है ना, उससे डिसाइड होगा कि वो एस ब्लॉक का है, पी ब्लॉक का है, डी ब्लॉक का है, या कौन से ब्लॉक का है, मतलब इन्हीं में से कौन से ब्लॉक का है ना। समझ गए होंगे आप मैं क्या कहना चाहती हूँ, या एफ ब्लॉक का है। तो हीलियम के पास में जैसे NS2 है, अब एस ऑर्बिटल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जा नहीं सकते, तो 2 इलेक्ट्रॉन में एस फुल, आने वाला इलेक्ट्रॉन काई में जाएगा, पी में जाएगा ना। तो इस वजह से ये पी के साइड नोबल गैसेस के साथ ही आता है पी ब्लॉक में। पी ब्लॉक में धातु, उपधातु तथा अधातु सभी प्रकार के तत्व उपस्थित होते हैं। और डी ब्लॉक के तत्व के बारे में देख लेते हैं। ये तत्व संक्रमण तत्व भी कहे जाते हैं। आपने पढ़ा होगा ट्रांजिशन एलिमेंट,
अगर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ी है तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, डी ब्लॉक तो पढ़ाया ही जाता है। इन तत्वों में विभेदी इलेक्ट्रॉन जो है n-1 कोष के n-1 d कक्षकों में प्रवेश करते हैं। इन तत्वों के संयोजकता कोष के विन्यास को n-1 d1210 ns012 द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये इनका, अगर आपसे कोई पूछे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के लिए एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ तो वो ये वाला है, ठीक है बच्चों। n-1 d1 to 10 और ns012, क्योंकि हो सकता है एस ऑर्बिटल खाली हो या एक इलेक्ट्रॉन हो या उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो। बाकी डी के अंदर आपको पता है कि 10 इलेक्ट्रॉन्स अपन भर सकते हैं, तो 1 to 10। संक्रमण तत्वों की 4 श्रेणियां हैं और प्रत्येक श्रेणी में 10 तत्व है, परंतु चतुर्थ श्रेणी अपूर्ण है। आप ये चीज़ ध्यान रखना, स्टार मार्क कर लो कि संक्रमण तत्वों की 4 श्रेणियाँ होती हैं, ठीक है, 3D 4D 5D और 6D। और जो 4th श्रेणी है ना वो अभी अपूर्ण है। अब देखो एफ ब्लॉक के तत्व, एफ ब्लॉक के तत्व की बात करते हैं। इस वर्ग के तत्व अंतर संक्रमण तत्व भी कहे जाते हैं। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में सुना होगा। इन तत्वों में विभेदी इलेक्ट्रॉन जो होता है वो n-2 मुख्य कोष के n-2f कक्षकों में प्रवेश करते हैं। सामान्य अवस्था में इन तत्वों का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो n-2 f1 to 14 n-1 0 या 1 और ns2 द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। तो अब एक चीज़ मेरी ध्यान रखना, ये जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, ये आपको बहुत हेल्प करता है। बाई चांस आपको कोई एलिमेंट दे रखा है और आपसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ लिया और आपको अगर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हल्का फुल्का भी आइडिया है ना, तो आप कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत भी दिमाग लगा के आंसर तक पहुंच सकते हो। क्योंकि जैसे कि इसमें एफ ब्लॉक की बात कर लेते हैं, तो आपको पता है n-2 f1 to 14 और n-1 d 0 या 1। तो बहुत सारे ऑप्शंस तो ऐसे होंगे कि जो आपको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है तो वो वैसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे। तो हल्का सा भी आइडिया लगाओगे ना बच्चों तो ये करेक्ट हो जाएगा। बाकी मेरी राय ये है, आप गूगल पे सर्च करना, या आपको अगर आपने कहीं पढ़ा है और आपके पास लिखा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। आप ये देखना कि मतलब कुछ एलिमेंट्स, आई थिंक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला टॉपिक आगे आना चाहिए, बट अगर ना आए तो आपको करना क्या है कि एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स का एक बार के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज़रूर देख लेना मेरे कहने पर। क्योंकि एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं वो थोड़े ऐसे हैं कि कभी डी में इलेक्ट्रॉन गया कभी नहीं गया। और मतलब ये जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स है आपको पता होगा, ये इसके अंदर सेरियम वगैरह आते हैं और इनके नाम भी थोड़े अटपटे हैं, तो आपको नाम याद नहीं हो तो कोई बात नहीं, बट एक बार ध्यान होना चाहिए कि अच्छा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिख दिया, क्योंकि वो थोड़े टफ पड़ते हैं। तो हो सकता है क्वेश्चंस में डायरेक्ट पूछ लें कि आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दो, थोड़ा माइंड में रहना चाहिए। बोर का वर्गीकरण, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर बोर ने तत्वों को निम्नलिखित 4 प्रकारों में वर्गीकृत किया है ना। पहला उत्कृष्ट गैसें, इन तत्वों के भातम एस और पी कक्षक पूर्ण भरे होते हैं। मैंने आपको बताया था कि इनर्ट गैसें बहुत स्टेबल इसलिए होती है क्योंकि इनके जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो पूर्ण पूरित होते हैं, ठीक है। सामान्य या निरूपक तत्व, इन तत्वों के भातम कक्ष अपूर्ण होते हैं परंतु इसके अंदर वाले सभी कक्ष पूर्ण होते हैं। इनके भातम कक्षकों का विन्यास ns1 से ns2 np5 के मध्य होता है। अब देखो इसके अंदर आपको एक बात बोली गई है कि इसके अंदर जो भातम कक्ष है ना वो अपूर्ण है, इसी वजह से ये ns1 और ns2 np5 लिखा हुआ है, समझो। क्योंकि ns2 लिख देते तो वो पूर्ण पूरित हो जाता, वो लिख नहीं सकते। और ns2 np5 के अंदर np है ना, लास्ट में लास्ट ऑर्बिटल की बात हो रही है, ठीक है बच्चों, बाहरी वाला। तो इसमें np5 में ये पूर्ण पूरित नहीं हुआ ना, क्योंकि p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, तो अगर छठा भी आ जाता तो ये पूर्ण पूरित हो जाता। इसी वजह से ये सामान्य निरूपक तत्व कहलाते हैं। बाकी संक्रमण तत्व के अंदर इन तत्वों के भातम तथा उससे अंदर वाले जो कोष होते हैं ना वो अपूर्ण होते हैं। मतलब देखो उत्कृष्ट गैसों में तो क्या होता है, उत्कृष्ट गैसों में पूर्ण पूरित होते हैं भातम कक्षक, जबकि सामान्य या निरूपक तत्व में जो होते हैं भातम कक्षक जो होते हैं वो फुलफिल नहीं होते। और ट्रांजिशन एलिमेंट मतलब संक्रमण तत्व के अंदर क्या होता है, जो अंदर वाले हैं और बाहर वाले हैं दोनों के दोनों खाली रहते हैं, ठीक है। तो 3D 4D 5D तथा संभवतः 6D कक्षक अपूर्ण होते हैं। इनका विन्यास n-1 d1 to 10 और n1 to 1 या 2 की भांति लिखा जा सकता है। इनके गुण विद्युत धनात्मक तथा विद्युत ऋणात्मक तत्वों के मध्य होते हैं, ठीक है।
मतलब इनके जो गुण है ना वो विद्युत धनात्मक तथा विद्युत ऋणात्मक तत्वों के मध्य होते हैं, तो इनको ना तो विद्युत ऋणात्मकों में रखा जा सकता है पूरी तरह से, ना ही पूरी तरह से विद्युत धनात्मकों में रखा जाता है। जैसे मेटल है, मेटल बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करती है ना। जो आपने पढ़ा होगा कि जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स है, जैसे मतलब एस ब्लॉक वाले जो एलिमेंट्स है वो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं। जैसे लिथियम है, लिथियम अपने इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली दे देता है, इसीलिए तो आपने पढ़ा होगा LiAlH4 वगैरह, NaBH4 वगैरह आपने ऑर्गेनिक के अंदर के ये अच्छे मतलब रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो और बाकी निकल के बारे में पढ़ा होगा, है ना, निकल वगैरह, निकल हो गया, प्लेटिनम हो गया। तो ये क्या करते हैं ना, अपने मतलब अपने इलेक्ट्रॉन्स फटाक से दे देते हैं और खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो बस इसी वजह से इनका यूज काफ़ी रिएजेंट्स के रूप में भी किया जाता है। तो इनके गुण जो होते हैं वो विद्युत धनात्मक और विद्युत ऋणात्मक के बीच के होते हैं। बाकी संक्रमण तत्वों की प्रमुख विशेषताएं, इनके गलनांक तथा कवर्थनांक उच्च होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप। इनके गलनांक तथा कवर्थनांक उच्च होते हैं, मतलब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो हाई होते हैं। इनके यौगिक रंगीन आयन देते हैं, आपने पढ़ा होगा संक्रमण तत्वों के अंदर ट्रांजिशन देखने को मिलते हैं। LMCT हो गया, MLCT हो गया, जैसे लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र, या फिर मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफ़र, मेटल मेटल चार्ज ट्रांसफ़र, है ना, या DD ट्रांजिशन। ये सब इन सारे ट्रांजिशंस की वजह से क्या होते हैं ना, जो संक्रमण तत्व होते हैं ना वो रंगीन दिखाई देते हैं। ठीक है, ये परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। अब ये डिफरेंट जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, है ना आपको। इसी वजह से, इसी प्रॉपर्टी की वजह से ये बहुत सारे कॉम्प्लेक्स भी बनाते हैं, जैसे Mn+2+5, मतलब बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट में भी स्टेबल रह सकते हैं, और ये क्वालिटी ओनली डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में देखने को मिलती है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। हो सकता है आपको स्टेटमेंट देख के पूछ ले कि कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। आजकल स्टेटमेंट वाले सवाल बहुत पूछे जा रहे हैं, तो आप प्लीज़ माइंड में रखना ये वाली बात। इसके अलावा ये तत्व अनुचुंबकीय होते हैं, मतलब पैरामैग्नेटिक। आपको पता होगा जो चुंबकीय वाला गुण है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से शो होता है, और ये तत्व अनुचुंबकीय होते हैं, मतलब पैरामैग्नेटिक होते हैं, क्योंकि इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है ना। ये तत्व उत्प्रेरक गुण प्रदर्शित करते हैं, मतलब इनको उत्प्रेरक के रूप में भी इनका यूज़ किया जा सकता है। मैंने जैसे आपको बताया था निकल वगैरह यूज में आता है, तो ये निकल, प्लेटिनम, ये किस में, ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में आए ना बच्चों, तो इनको उत्प्रेरक के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। ये तत्व संकुल यौगिक बनाने की क्षमता रखते हैं। मैंने आपको ये चीज़ बताई थी अभी थोड़ी देर पहले कि ये बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं, इसी वजह से ये बहुत सारे कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन भी करते हैं ना। अंतर संक्रमण तत्व, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इन तत्वों में कुल 3 कोष अपूर्ण होते हैं। इनमें डी तथा एफ कक्षक दोनों अपूर्ण होते हैं। इस प्रकार के तत्वों की 2 श्रेणियां लैंथेनॉइड तथा एक्टिनाइड है। इसके अंदर क्या होता है, इन तत्वों में कुल 3 इसके अंदर कोष अपूर्ण होते हैं। आपसे कोई नहीं पूछ रहा कि किसके अंदर कौन सा कोष अपूर्ण होता है या पूर्ण होता है, पर बात यह है कि हो सकता है कोई सा तत्व आपको दे दे क्वेश्चन में और ये पूछ ले कि बताओ ये किस तरह का तत्व कहलाएगा, मतलब अंत संक्रमण तत्व होगा, यह संक्रमण तत्व होगा, या निरूपक तत्व होगा, या फिर इनर्ट में गैसेस में आएगा, है ना। तो ये आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, अगर आपको उस तत्व के कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पता होगा। आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर पूर्ण पूरित है तो वो नोबल केसेस में जाएगा, अगर भातम को जो है वो अपूर्ण है तो फिर वो निरूपक तत्व में जाएगा, बट अगर दोनों कोष अपूर्ण है तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में जाएगा, बट अगर तीनों कोष अपूर्ण है तो वो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स में जाएगा। ठीक है, और एफ ब्लॉक के अंदर 2 श्रेणियां आती हैं, लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड। आपने लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में भी पढ़ा होगा, तो लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड श्रेणियां आती हैं ना, और दोनों में 14 एलिमेंट्स आते हैं, क्योंकि क्या है ना कि एफ के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो F1 से शुरू होएगी ट्रांजिशन, मतलब इनर ट्रांजिशन सीरीज, और ख़त्म कहाँ पे होगी, F14 पे। तो लैंथेनॉइड के अंदर भी आगे लैंथेनॉइड में जो है 4F1 से 4F14 तक भरे जाते हैं, और एक्टिनॉइड में आई थिंक 5F में 1 से 5F14 तक भरे जाते हैं। तो आपको हल्का फुल्का आइडिया रहना चाहिए कि लैंथेनाइड में जो है 58 से 71 परमाणु क्रमांक वाले एलिमेंट्स आते हैं, और एक्टिनाइड्स में 90 से 103 वाले। ठीक है, आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति ज्ञात करना। आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति कैसे ज्ञात करोगे, मैंने कहा था ना, मान लो कोई तत्व दे दे और आपसे पूछे कि ये कौन से ब्लॉक में आता है या कहाँ पे आता है, तो आप कैसे पता लगाओगे।
तो उसी के बारे में आपको बताया गया है कि अगर आपसे ऐसे सवाल पूछा जाए तो आपको क्या करना है। तो किसी तत्व का परमाणु क्रमांक ज्ञात होने पर उसकी आवर्त सारणी में स्थिति किस प्रकार ज्ञात करते हैं, वही बताया है कि सर्वप्रथम तत्व के परमाणु क्रमांक के आधार पर उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेते हैं ना। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए। किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित कोष की उच्चतम संख्या उस तत्व की आवर्त सारणी में आवर्त संख्या के बराबर होती है। अब देखो, अपन मान लो लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D10 में गया है ना, 3D10 में गया ना। इसका मतलब ये है कि इसमें लिखा है किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित कोष की उच्चतम संख्या, मान लो ये उच्चतम संख्या है n, है ना, n है, उस तत्व की आवर्त सारणी में आवर्त संख्या के बराबर होती है। तो ये आवर्त सारणी में सॉरी यहाँ नहीं बता सकते क्योंकि है ना n-1d होता है। तो यहाँ पे तो n-1d होता है, तो n का वैल्यू अपन 3 कैसे ले सकते हैं ना, n की वैल्यू तो 4 हो जाएगी क्योंकि n-1d में भरे जाते हैं ना इलेक्ट्रॉन। आपको भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। तो इससे n की वैल्यू देखनी है अपन को। n की वैल्यू जैसे कि मान लो 2s1 है या फिर 2s2 है ना। जैसे हाइड्रोजन और हीलियम की ही बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे n की वैल्यू 2 हो गई ना। तो जो उच्चतम कोष की जो n की वैल्यू होती है ना, वही उसकी आवर्त की वैल्यू होती है। आवर्त अपन ने पढ़े थे ना, ये वाले आवर्त लेफ़्ट टू राइट चलते हैं जो। तो मैंने बताया भी था आपको, हाइड्रोजन और हीलियम जो होते हैं वो सेकंड आवर्त से बिलोंग करते हैं, वो सेकंड आवर्त में आते हैं। तो आपको आइडिया लग गया होगा कि उच्चतम संख्या की n के बारे में किसके बारे में बात कर रही हूँ मैं। तो इसके अलावा तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से ये ज्ञात होता है कि उस तत्व के परमाणु में अंतिम इलेक्ट्रॉन किस उपकक्षक में प्रवेश करता है ना। मतलब आपको ये भी आइडिया लग जाएगा कि जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है वो कौन से उपकक्षक में प्रवेश करा, मतलब एस में करा है या फिर पी में करेगा या डी में करेगा। और अपन ने ये चीज़ अभी अच्छे से एक्सप्लेन की थी मैंने कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसके अंदर एंट्री लेगा ना, वही उपकक्षक डिसाइड करता है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं, मतलब कौन से ब्लॉक का होगा। जैसे एस के अंदर एंट्री लेगा अगर इलेक्ट्रॉन, तो वो एस ब्लॉक से मतलब एस ब्लॉक से बिलोंग करेगा। अगर पी में एंट्री लेगा तो पी ब्लॉक, डी के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन ने प्रवेश करा तो वो डी ब्लॉक हो जाएगा, और एफ के अंदर जाने वाला इलेक्ट्रॉन एफ ब्लॉक के अंदर आएगा। यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में प्रवेश करता है तो वर्ग संख्या बराबर एन एस कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस ए हो जाएगा। ये फॉर्मूला है आपको फर्क पता करने का, है ना। आवर्त का आपने पता लगा लिया कि जो उच्चतम संख्या होगी एन की, वही है उसकी आवर्त की संख्या होगी, तो वर्ग की संख्या भी तो पता लगाना है ना। तो एन एस कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस ए। यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में प्रवेश करता है तो ये पी ब्लॉक का तत्व है, तथा उसके लिए वर्ग संख्या कैसे निकालेंगे, एन एस कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या प्लस एन पी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस ए। यहाँ पे ए जो है वो उपवर्ग को प्रदर्शित करता है ना। यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में प्रवेश करता है तो ये डी ब्लॉक का सदस्य है। और कैसे शो करेंगे, n-1 डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस एन एस इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस बी, है ना। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे ये ए और बी है ना, आप पीरियोडिक टेबल देखना, वहाँ पे बाकायदा लिखा हुआ है। तो ये ए और बी एज इट इज़ ही लिखना है आपको, सिर्फ इनके इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ देना है। जैसे यहाँ पे एक नीचे लिखा हुआ है, एफ ब्लॉक के सभी तत्व मतलब थर्ड वर्ग में आते हैं, और थर्ड वर्ग मतलब थर्ड पीरियड में आते हैं। और इसके अंदर देख लो थर्ड बी लिख रखा है ना, तो ये बी ए बी करके पीरियोडिक टेबल में ही लिखे रहते हैं। तो आपको ये बी का ध्यान रखना है कि ए जो है वो पी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स के साथ में लिखा गया है, जबकि डी ब्लॉक वालों के साथ में बी लिखा जाता है। और एफ ब्लॉक वाले भी थर्ड बी के अंदर आते हैं। एफ ब्लॉक में तो कुछ याद ही नहीं करना, एफ ब्लॉक के तो जितने भी तत्व हैं ना वो तो सब थर्ड पीरियड में ही आते हैं। सौ से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों के IUPAC प्रतीक। आपको पता है कि ये पूछ लिया जाता है कभी कभार, तो आपको ये पता होना चाहिए कि IUPAC नाम कैसे लिखते हैं अपन इनको, मतलब IUPAC प्रतीक कैसे दिया जाता है ना। तो अंक, नाम और संक्षिप्त रूप। अगर मान लो किसी का एग्जाम्पल अपन एंड में देखेंगे,
एक बार के लिए जो मैं बोल रही हूँ आप वो इस टेबल पे फोकस करना। अगर अंक 0 है तो नाम में नील आएगा और संक्षिप्त रूप में एन लिखा जाएगा। 1 है तो अन लिखा जाएगा। 2 है तो बी लिखा जाए, बाई लिखेंगे। 3 है तो ट्राई। 4 है तो क्वाड। 5 है तो पैंट। 6 है तो हेक्स। 7 है तो सेप्ट। 8 है तो ऑक्ट और 9 है तो इन। ठीक है, और इनका जो पहला पहला अक्षर है ना उससे इनका संक्षिप्त रूप बनेगा, यह आपने देख लिया। मूल शब्दों को अंकों के क्रम में एक साथ रखा जाता है जिससे क्रमांक प्राप्त होता है तथा अंत में ईएम जोड़ दिया जाता है। इसमें क्या करते हैं आपको विद एग्जाम्पल बताती हूँ मैं। जैसे कि ये एग्जाम्पल है ना, 120 परमाणु क्रमांक वाले तत्व का आईयूपीएसी नाम बताइए। तो अभी अपन ने देखा था कि 1 के लिए अन लिखा जाता है, 2 के लिए बी लिखा जाता है और 0 के लिए नील लिखा जाता है और लास्ट में EM जोड़ देते हैं ना। तो देख लो ये लिख दिया ना यहाँ पे, ये देखो ध्यान से, अन बी नील IM जोड़ दिया। तो अब संक्षिप्त रूप में कैसे लिखेंगे, 1 के लिए U, 2 के लिए B और 0 के लिए N। समझ गए। ऐसे आपसे पूछा जा सकता है कि 120 परमाणु क्रमांक वाले तत्व का आईयूपीएसी नाम तथा प्रतीक किस प्रकार होगा। तो एन बी नीएम जो भी लिखा हुआ है ये तो इसका नाम हो गया और UBN करके जो है वो इसका प्रतीक हो गया। आपको ऐसे किसी के लिए भी पूछा जा सकता है 100 से ऊपर 102, 103, 104 या 120, 110 जितने भी होते हैं उनका नाम ऐसे ही निकाला जाता है। तत्वों के आवर्ती गुणधर्म, तो तत्वों के उनके परमाणु क्रमांकों के बढ़ते क्रम में रखा था, ये हमने बताया था। और इनके भौतिक और रासायनिक गुणों में पुनरावृत्ति होती है, ये भी हमने बात करी थी अभी थोड़ी देर पहले। ऐसे गुण आवर्ती गुण कहलाते हैं, मतलब ये जो पुनरावृत्ति होती है ना ये वाले गुण पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के अंतर्गत आते हैं तथा ये जो घटना है वो आवर्तिता मतलब पीरियोडिसिटी कहलाती है। ठीक है, तत्वों के प्रमुख आवर्ती गुणधर्म निम्न प्रकार है। अब हमें यही देखना है कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के अंदर क्या क्या आता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, ये तो आपको अच्छे से समझ में आ ही जाना चाहिए, या इनकी बात अपन बहुत डिटेल में करने वाले हैं। तो देखो परमाणु आकार या परमाणु त्रिज्या की बात करते हैं। तो नाभिक में संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉनों की दूरी परमाणु त्रिज्या कहलाती है। संयोजकता कोष की बात हो रही है यहाँ पे, है ना, नाभिक से संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉन। संयोजकता कोष मतलब बाहरी भार वाला ऑर्बिट। इसे अप्रत्यक्ष विधि इनडायरेक्ट मेथड द्वारा जैसे एक्स किरण विवर्तन, इलेक्ट्रॉन विवर्तन या NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा निर्धारित किया जाता है। मतलब अपन कैसे पता कर सकते हैं कि इसकी परमाणु त्रिज्या क्या होगी, तो ये एक्स किरण विवर्तन से, इलेक्ट्रॉन विवर्तन या NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी से पता करते हैं। परमाणु त्रिज्या बराबर अंतर्नाभिकीय दूरी डिवाइड बाई 2। तो इसमें अब देखो जैसे कि यहाँ पे परमाणु त्रिज्या के प्रकार देखो, मान लो ये 2 परमाणु है ना, 2 गोले वाले परमाणु हैं, तो इसके नाभिक और इसके नाभिक के बीच की ये जो दूरी होती है ना इसी को अंतर्नाभिकीय दूरी कहते हैं। और इस नाभिक में अगर 2 का भाग दे देते हैं तो परमाणु त्रिज्या आ जाती है, जैसे कि ये वाली RC से डिनोट कर रखा है। समझ में आई कोई बात। ये डायग्राम ज़्यादा अच्छा है, आई थिंक मेरे गोले अच्छे से नहीं बने थे, तो आप ऐसे समझ लो। एक परमाणु ये है और एक परमाणु ये है और इनके नाभिक वाली ये जो दूरी है इसके आधी कर देते हैं तो वो त्रिज्या आ जाती है। तो परमाणु जब आपस में ओवरलैप करके बनते हैं ना तो सहसंयोजक त्रिज्या होती है वहाँ पे। बट धात्विक त्रिज्या तब होती है जब ओनली मतलब परमाणु एक दूसरे से टच करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे धात्विक त्रिज्या है ये वाली आधी वाली। ठीक है, और यहाँ पे वांडरवाल त्रिज्या जो होती है वो मॉलिक्यूल के बीच में बनती है। ये एक मॉलिक्यूल है और ये भी एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में ये जो त्रिज्या बनी है ना ये वांडरवाल त्रिज्या है। तो अब आपसे यहाँ पे कैसे सवाल पूछे जाते हैं आपको मैं वो चीज़ बताती हूँ। आपको ये इम्पॉर्टेंट है कि वांडरवाल त्रिज्या जो होती है वो सबसे बड़ी होती है, उसके बाद में आती है ये धात्विक त्रिज्या और उसके बाद में आती है सहसंयोजक त्रिज्या। ये आपको डायग्राम देख के भी समझ में आ जाएगा। वांडरवाल त्रिज्या में जो अणु है वो थोड़े दूर दूर हैं, धात्विक में थोड़े पास हैं, पर सहसंयोजक में तो बहुत पास है, तो उसकी त्रिज्या छोटी हो जाती है। तो आपसे ये ऑर्डर पूछा जा सकता है कि मतलब कौन सी त्रिज्या कितनी मतलब सबसे बड़ी है, कौन उसके बाद है कौन उसके बाद है। तो याद रखना VMC से याद रख लो कि वांडरवाल सबसे ज़्यादा उसके बाद मेटेलिक, उसके बाद में कोऑर्डिनेशन। हाँ, सहसंयोजक त्रिज्या आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर प्रभावी नाभिक के आवेश बढ़ने के कारण आकार घटता है। आपने ये चीज़ तो रटी ही होगी कि आवर्त में जब बाएं से दाएं जाते हैं
बाएं से दाएं जाते हैं तो नाभिक की आवेश बढ़ता है, इसकी वजह से साइज छोटी होती जाती है। बट वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्योंकि कक्षक की संख्या ऐड होती है उसके अंदर, तो उसका आकार बढ़ता है। ठीक है, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ता है, जबकि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर जो आकार है वो घट जाता है। इसके अलावा बढ़ने से परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, मतलब कोसों की, इसमें जो मैंने आपको एक चीज़ बोली थी अभी कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कोस ऐड होते हैं, तो वही लिखा हुआ है कि जबकि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कोसों की संख्या बढ़ने से परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। आयनिक, अब देखो परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी तो ऑब्वियस है ना कि परमाणु का साइज भी बढ़ेगा। आयनिक त्रिज्या किसी समूह में नीचे जाने पर बढ़ती है। सम इलेक्ट्रॉनिक आयनों की स्थिति में ऋणावेश में वृद्धि के साथ अथवा धनावेश में कमी के साथ आयनिक त्रिज्या बढ़ती है। अब देखो मान लो ये दो गोले हैं ना, इसके अंदर इन्होंने ये लिख रखा है कि सम इलेक्ट्रॉनिक आयनों की स्थिति में ऋणावेश में, मान लो इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन है। समायनिक मतलब दोनों के अंदर सेम इलेक्ट्रॉन स्थिति में। अब इसने एक चीज़ बोली कि सम इलेक्ट्रॉनिक आयनों की स्थिति में ऋणावेश में वृद्धि के साथ, ऋणावेश माने इलेक्ट्रॉन्स में वृद्धि के साथ में अथवा धनावेश में कमी के साथ में आयनिक त्रिज्या बढ़ती है। तो बात तो एक ही होगी ना कि या तो इसमें माइनस और बढ़े या फिर प्लस बढ़े, समझ गए। अगर मान लो माइनस बढ़ेगा तो प्लस घटेगा ना, सॉरी यहाँ पे प्लस बढ़ेगा नहीं, प्लस घटेगा। तो एक चीज़ ध्यान रखो, जब सेम इलेक्ट्रॉन वालों की बात होती है तो या तो ऋणावेश में वृद्धि हो, माइनस में वृद्धि हो, या फिर प्लस में कमी हो। प्लस में कमी, माइनस में वृद्धि, माइनस में वृद्धि, प्लस में कमी, है ना। तो आयनिक त्रिज्या बढ़ती है। इसको आप एक दो बार बोलना, आपको ये चीज़ अच्छे से याद हो जाएगी। अब देखो आयनन एंथैल्पी की बात करते हैं ना, आयनन एंथैल्पी की, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है अपने आप में। किसी उदासीन विलगित गैसीय परमाणु के संयोजकता कोष में सबसे ढीले बंधे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा आयनन एंथैल्पी कहलाती है। अब देखो बाहर वाला सेल जो होता है वो वैलेंस सेल कहलाता है, आपको बताया था मैंने। तो वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ये याद रखना, उदासीन होना चाहिए, मतलब न्यूट्रल होना चाहिए, कोई चार्ज नहीं होना चाहिए उस गैसीय परमाणु पे। जैसे यहाँ पे एम है, एम यहाँ पे क्या है, न्यूट्रल है। यहाँ पे एम प्लस है, एम प्लस जो है वो चार्ज्ड है। तो अपन को कैसा चाहिए, उदासीन चाहिए। उदासीन की बात हो रही है, न्यूट्रल की बात हो रही है, ये चीज़ ध्यान रखना आप। देखो यहाँ पे रिवीजन का यही प्रॉफिट है, जैसे मैंने आपको बोल दिया यहाँ पे ध्यान रखना है, तो अब आप अगर बुक से भी पढ़ोगे तो आपको याद आएगा, हाँ अच्छा ऐसा। समझ आ रही है बात मेरी। तो अब एक चीज़ ध्यान रखना कि गैसीय परमाणु की संयोजकता कोष में सबसे ढीले बंधे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा आयनन एंथैल्पी कहलाती है। तो यहाँ पे देखो M+I E1 टू गिव M++ इलेक्ट्रॉन, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद में पॉजिटिव चार्ज आया, इसीलिए M जो है वो M+ में कन्वर्ट हो गया, है ना। ये हो गया I E1, मतलब सबसे पहली बार दी हुई आयनन एंथैल्पी। इसके बाद में देखो M+ हो गया। अब M+ में अपन ने वापस से इसको एनर्जी दी, उसको IE2 बोलेंगे। इस बार अपन M+ में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने वाले हैं। तो जब M+ में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो M2+ में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से M2+ में से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो वह M3+ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे ध्यान रखना, जो थर्ड वाली एंथैल्पी है ना वो सबसे हाईएस्ट होगी, ये वाली एनर्जी सबसे हाईएस्ट होगी, क्योंकि ऑलरेडी उस पर पॉजिटिव चार्ज है ना। और वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना टिपिकल हो जाता है। वो क्यों होता है मैं बताती हूँ। जैसे कि ये है ना, मान लो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 ही प्रोटॉन है ना। और यहाँ पे मान लो 9 प्रोटॉन है, नहीं यहाँ पे 10 प्रोटॉन है और 9 इलेक्ट्रॉन है ना। तो देखो शुरुआत में मान लो 10 इलेक्ट्रॉन थे और 10 प्रोटॉन थे, तो 10 इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होते हैं और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो 10 इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले अपनी तरफ कितने थे, नाभिक में 10 प्रोटॉन थे, मतलब सब पे बराबर बराबर लग रहा था बल, है ना। जबकि यहाँ पे क्या हुआ, 9 ही इलेक्ट्रॉन हो रह गए और प्रोटॉन अभी भी 10 है। तो अब आप खुद सोचो, इन 9 को ये ज़्यादा खींचेगा या इसको ज़्यादा खींचेगा। 9 को ज़्यादा खींचेगा ना, क्योंकि 10 प्रोटॉन में तो उतनी ही पावर है। कहाँ तो ये 9 इलेक्ट्रॉन को अपने आप पकड़ के रख रहा है और कहाँ ये 10 इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रख रहा है। तो यहाँ पे इजीली एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देगा, बट यहाँ पे इजीली एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव नहीं करेगा। तो इसीलिए यहाँ पर एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ती है और यहाँ पर एनर्जी कम देनी पड़ती है।
और अब 9 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो इसको ये कहाँ हो जाएगा, ये M+ हो जाएगा, और ये M की बात हो रही है, अब आप ऐसे समझ लो। और जब यहाँ पे 2 पॉजिटिव आ जाएंगे इसका मतलब 8 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन पे तो 10 प्रोटॉन की पावर और ज़्यादा लगेगी, तो वहाँ पे जो आयनन एंथैल्पी देनी पड़ेगी वो तो और ज़्यादा हो जाएगी। समझ में आ गई बात? तो इसी वजह से यहाँ अगर आपसे ऑर्डर पूछे कोई तो हमेशा याद रखना कि जो थर्ड आयनन एंथैल्पी होती है उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा, उसके बाद में सेकंड, उसके बाद में फर्स्ट आएगा, है ना। आयनन एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। अब ऊष्मा शोषी का मतलब होता है ऊष्मा देना पड़ता है इस रिएक्शन को करने के लिए, है ना, एब्जॉर्ब करते हैं तो ऊष्मा दी जाने वाली अभिक्रियाओं के लिए ऊष्मा शोषी है। इसके अंदर डेल्टा एच धनात्मक होता है। अगर ये ऊष्मा क्षैपी अभिक्रिया होती तो डेल्टा एच ऋणात्मक होता, बट इसके आयनन एंथैल्पी के लिए जो डेल्टा एच की वैल्यू होती है वो धनात्मक होती है। आयनन एंथैल्पी को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो उनमें परमाणु का आकार आ जाता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश आ जाता है, अर्धपूरित एवं पूर्णपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का स्थायित्व आ जाता है। इन सब तीनों का भी प्रभाव पड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है कि परमाणु आकार किस तरह से इफेक्ट करता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश मतलब जेड इफेक्टिव, और अर्धपूरित और पूर्णपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, है ना। अगर मान लो कोई इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के बाद में अपना फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आ रहा है, जैसे बात करते हैं D6 की, है ना। मान लो D6 में है और D6 में से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो कितना बचेगा, D5 बचेगा ना। और D5 जो होता है वो स्टेबल होता है, क्यों? क्योंकि ये अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, तो वो आसानी से जाना चाहेगा कि फटाफट निकल तू ताकि मैं स्टेबल हो जाऊँ। समझ गए आप लोग? तो वहाँ पे स्टेबिलिटी थोड़ी मतलब वहाँ पे ये I3 सबसे ज़्यादा, IU2 उसके बाद में फिर IE1। तो ये एक जनरल ट्रेंड है, हमेशा ऑलवेज ऐसा होगा तो ऐसा नहीं है बच्चों। आपको देखना पड़ेगा परमाणु आकार, जेड इफेक्टिव और अर्धपूरित और पूर्ण पूरित वाला। तो ये जो थर्ड जो मैंने अभी समझाया था इलेक्ट्रॉन्स वाला, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप ये भी देख के डिसाइड करोगे कि किसकी ज़्यादा और किसकी कम है। आपने ये टॉपिक पहले कहीं से भी पढ़ा होगा, ऑब्वियसली 11th 12th तो हर किसी ने कर रखी है तो पढ़ा ही होगा। तो आपको मैं अगर ये चीज़ बोलूँ तो आपके माइंड में क्लिक करेगी कि अच्छा हमने ऐसा पढ़ा तो था, मैम भी यही समझा रही है ना। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर IE का मान बढ़ता है, जबकि एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन एंथैल्पी घटती है। ये एक जनरल ट्रेंड है, क्योंकि क्या होता है ना कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर हमने देखा था कि साइज छोटा होता जाता है। तो जब साइज छोटा होगा तो वहाँ पे नाभिक का जो इलेक्ट्रॉन को पकड़ पाने के जो मतलब जो बल लगेगा आकर्षण वाला, पॉजिटिव और नेगेटिव में आकर्षण ही होता है ना, तो वहाँ पे जो लगेगा वो ज़्यादा होगा, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल पाना मुश्किल होता जाएगा जैसे जैसे आकार छोटा होगा। इसी वजह से बोला गया है कि जब आवर्त में बाएं से दाएं जाओगे आप तो आई का मान बढ़ता है ना, क्योंकि ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। बट वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर घटता है, क्योंकि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है ना, साइज जो है वो बढ़ती चली जाती है, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा ईजी हो जाता है। आयनन एंथैल्पी का कम मान अधिक धात्विक गुणों का द्योतक होता है। शून्य समूह की आयनन एंथैल्पी उच्चतम होती है। शून्य समूह आपको बताया था मैंने, जो उपवर्ग 18 है जिसके अंदर नोबल गैसेस आती हैं, इनर्ट गैसेस, उसे अपन शून्य समूह भी कहते हैं। तो उसकी जो आयनन एंथैल्पी होती है वो उच्चतम होती है। सामान्य क्रम के अपवाद, वर्ग 12 के तत्वों की प्रथम आयनन ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है। उस मतलब ये सामान्य क्रम के अपवाद बताया आपको, एक्सेप्शन। सामान्य क्रम कौन सा था, IE3 सबसे ज़्यादा, उसके बाद में IE2, उसके बाद में IE1, ठीक है। तो वर्ग 12 के तत्वों की जो प्रथम आयनन ऊर्जा होती है ना, वो वर्ग 13 की IE2 से ज़्यादा होती है, ठीक है। और वर्ग 15 की IE1 जो होती है वो वर्ग 16 के IE2 से ज़्यादा होती है। आपको ऐसे तो कोई भी नहीं पूछेगा कि किसकी ज़्यादा होती है, बट मान लो एक एलिमेंट आपको वर्ग 12 का दे दिया और एक एलिमेंट आपको वर्ग 13 का दे दिया, तो आपको अगर ये चीज़ पता होगी कि वर्ग 12 के तत्वों की जो प्रथम आयनन एनर्जी है वो ज़्यादा होती है IE2 से, तब तो आप ये करेक्ट कर दोगे। वरना आपको यही लगेगा IE2 की तो ज़्यादा होती है, उसके बाद में IE1 आता है, और लेकर क्या होगे फिर आप, नेगेटिव में मार्क्स, ठीक है। तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वैसे भी एक्सेप्शन जो होते हैं वो रिमेंबर ही रखना पड़ता है, याद ही करना पड़ता है, और कोई चारा नहीं है। और केमिस्ट्री में तो आपको पता ही है कितने सारे हैं, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। बाकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, अब अपन ने जैसे आयनन एंथैल्पी के बारे में पढ़ा, वैसे इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी भी एक पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में आती है। तो इसके अंदर क्या है ना कि किसी तत्व के स्वतंत्र परमाणु की गैसीय अवस्था में एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ने पर निकली ऊर्जा। देखो अभी तक क्या हो रहा था, हम इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ऊर्जा दे रहे थे, है ना।
बट यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद में ऊर्जा उसके साथ में रिलीज होती है, तो उसको इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के नाम से जाना जाता है। ये भी एक तरह की ऊर्जा ही है। और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी से संबंधित कुछ तथ्य निम्न है। प्रथम, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान ऋणात्मक होता है, परंतु द्वितीय इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान सदैव धनात्मक होता है, क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन वो इजीली रिलीज कर देगा कि हाँ हाँ निकल तू, और उसके साथ में ऊर्जा भी दे देगा, तो इसलिए उसका मान ऋणात्मक होता है। बट सेकंड के टाइम पे क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन निकालने मतलब वही टफ हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन ना निकालेगा, ना ही इलेक्ट्रॉन के साथ में। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पे निकालने की बात नहीं हो रही, यहाँ पे जोड़ने की बात हो रही है। सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो देखो, प्रथम इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक क्यों होता है, मैं आपको ये समझाती हूँ। मान लो ये एक गोला है ना, मान लो यहाँ पे वही 10 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो 10 प्रोटॉन का जो 10 इलेक्ट्रॉन पे जो बल लग रहा है, वो सब पे बराबर लग रहा है। बट एक बात सोचो, यहाँ पे 11 इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो 10 प्रोटॉन ही 11 इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, और कहाँ 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे थे। तो एक बात बताओ, 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन पे ज़्यादा बल लगाएंगे, या 10 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन पे ज़्यादा बल लगाएंगे? ऑब्वियस है ना, 10 इलेक्ट्रॉन पे ज़्यादा बल लगाएंगे, क्योंकि 11वां तो एक्स्ट्रा है। तो इससे क्या होता है ना, इस जो ये परमाणु है, इसके ऊपर जो चार्ज है वो कम होता है, मतलब इसको स्ट्रेन कम फील होता है, आप ऐसे बोल सकते हो, या जो भी है, इसको रिलीफ महसूस होता है कि यार कोई टेंशन ही नहीं है, ऐसा वाला। तो ये एक इलेक्ट्रॉन को इजीली जोड़ लेते हैं अपने आप में, आजा भाई आजा, हम 11 हो जाते हैं, हम पर लगने वाला जो बल है वो भी कम हो जाएगा इसी बहाने, है ना। तो इसका भी फायदा, तो ये बैठा लेते हैं। पर अब क्या होता है, यहाँ पे सीट हो गई फुल, मान लिया, है ना। अब एक और इलेक्ट्रॉन आता है, वो बोलता है भाई मेरे को भी बैठा ले, तो ये यही बोलता है मेरे पास जगह नहीं है, अब तू अपना देख ले। बट हम फिर भी बोलते हैं ये ले भाई 100 रुपये, तू अब तो इलेक्ट्रॉन को बैठा ले। तो वो जो 100 रुपये दिए ना अपन ने, इसको लालच, यही है ऊर्जा, मतलब यही है ऊर्जा जो अपन को देनी पड़ती है। इसी वजह से ये हमने दिए तो ये पॉजिटिव में आ जाएगी, और फर्स्ट टाइम क्या हुआ था, इसका फ़ायदा था तो इसने अपने मनमर्जी से बैठा लिया, तो वो नेगेटिव में आ गई, है ना। यही लाइन आई थिंक अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी, ये मेरी राम कहानी सुनने के बाद में, कि प्रथम इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान ऋणात्मक होता है, परंतु द्वितीय इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान सदैव धनात्मक होता है। ठीक है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी बढ़ती है, जबकि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी घटती है, क्योंकि वर्ग में परमाणु आकार ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। एक काम करना, इससे जो पहले आयनन एंथैल्पी का ऑर्डर पढ़ा था ना, आवर्त में और वर्ग में, ये जस्ट उसका अपोजिट है। आयनन एंथैल्पी जो होती है वो आवर्त में बढ़ती है बाएं से दाएं जाने पर, और वर्ग में घटती है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी जो होती है वो बाएं से दाएं जाने पर बढ़ रही है, और वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर घट रही है। है ना। तो आप एक याद रखो, दोनों याद रखोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, और एक याद रख लो कोई से भी, उसका रिवर्स कर देना, आपको याद आ जाएगा कि अच्छा इसमें ऐसा होता है तो उसमें ऐसा होगा, है ना। वर्ग सेकंड में तत्वों की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी धनात्मक होती है, और उत्कर्ष गैस, मान लो वर्ग सेकंड का आपको कोई सा भी एलिमेंट देके पूछ लिया, इसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी, तो आपको ये चीज़ पता होगा इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के बारे में, तो धनात्मक होती है। यहाँ से पूछे जा सकते हैं, इसीलिए अंडरलाइन कर रखा है, और जहाँ पे भी अंडरलाइन कर रखा है उन वर्ड्स को तो आप खासकर ध्यान दोगे ही दोगे। इसके अलावा उत्कृष्ट गैसों की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान धनात्मक होता है ना। क्योंकि इलेक्ट्रॉन गैस, मैंने आपको बताया था, इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो पूर्ण पूरित होता है, तो ये क्यों बैठाएंगे, इनके पास तो ऑलरेडी इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसी वजह से धनात्मक होता है। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान जो होता है वो सर्वाधिक होता है। ठीक है। पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी होती है तो वो क्लोरीन की होती है, 3.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब इतनी एनर्जी ये रिलीज़ करता है जब इसको इलेक्ट्रॉन देते हैं ना। उसके बाद सामान्य अपवाद, मतलब यहाँ पे वही एक्सेप्शन ही हो गया कि क्लोरीन की फ्लोरीन से ज़्यादा होती है, और सल्फ़र की ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये चीज़ तो 5 स्टार करके लिख लो, कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्धि ज़्यादा होती है फ्लोरीन से, और सल्फ़र की ज़्यादा होती है ऑक्सीजन से। क्योंकि क्या होता है ना, कि फ्लोरीन का साइज़ छोटा होता है, क्लोरीन का साइज़ बड़ा होता है, तो फ्लोरीन का साइज़ इतना छोटा होता है ना कि बच्चों,
वो इलेक्ट्रॉन को बैठाने की उसके पास में जगह ही नहीं है, जबकि क्लोरीन का साइज ऑलमोस्ट ठीक ठाक होता है तो वो बैठा लेते हैं, इसलिए क्लोरीन की ज़्यादा हो जाती है। और यही बात ऑक्सीजन और सल्फर में आपको भी पता होगा कि अगर अपन लोग वर्ग की बात करते हैं तो ऑक्सीजन आता है यहाँ पे, उसके बाद में सल्फर आता है, उसके बाद में सेलेनियम आता है। तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर वैसे भी साइज बढ़ता है, तो सल्फर का साइज ज़्यादा होता है और ऑक्सीजन का साइज छोटा होता है, इस वजह से सल्फर पे इजीली इलेक्ट्रॉन बैठा लेता है ये। तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का कर्म, आपको ये वाला पॉइंट तो याद ही रखना है, फोर्थ पॉइंट। इसके अलावा अब अपन देखते हैं विद्युत ऋणात्मकता, है ना। विद्युत ऋणात्मकता मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बहुत इंपॉर्टेंट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत आता है। तो इसके अंदर क्या होता है ना कि परमाणु द्वारा किसी सहसंयोजक बंध यानी कोवेलेंट बॉन्ड, तो कोवेलेंट बॉन्ड में बंधित युग्म के मतलब जो बॉन्ड पेयर होते हैं कि इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को उस परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। मतलब मान लो ए और बी कोई है जिनके बीच में बॉन्ड बना हुआ है ना, और एक बॉन्ड आपको पता होगा दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर तो बनता ही बनता है। तो अब ए की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये क्या करेगा, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच चलेगा और बी ऐसे रह जाएगा। और अगर बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन बी की तरफ चले जाएंगे। तो ये होता है कि बंध के जो इलेक्ट्रॉन्स है इनको अपनी ओर आकर्षित करने की जो पावर है वही विद्युत ऋणात्मकता है। आवर्त में विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है जबकि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इसका मान घटता है। एफ की विद्युत ऋणात्मकता सर्वाधिक होती है अर्थात 4 होती है। अगर आपसे पूछे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणी कौन है तो वो फ्लोरीन होता है। उत्कृष्ट गैसों के लिए विद्युत ऋणात्मकता 0 होती है क्योंकि वो तो इतने इलेक्ट्रॉन है उनके पास में कि भाई साहब रखे कहाँ, भरपूर है, उनको कोई कमी ही नहीं है ना। तो इसी वजह से उनकी विद्युत ऋणात्मकता 0 होती है। अब देखो विद्युत ऋणात्मकता को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में देखते हैं। तो परमाणु आकार, प्रभावी नाभिक आवेश तथा परिरक्षण प्रभाव मतलब स्क्रीनिंग इफेक्ट, ये सब ना विद्युत ऋणात्मकता को मतलब प्रभावित करते हैं। विद्युत ऋणात्मकता बराबर IE + EA अपॉन 125। आई वही आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में बात हो रही है। ये आई थिंक इलेक्ट्रॉन लब्धि वाली जो पढ़ी थी अपन ने वो है, और इसको 125 से डिवाइड करती है तो विद्युत ऋणात्मकता आ जाती है। यदि दो तत्वों की विद्युत ऋणात्मकताओं में 1.7 से अधिक का अंतर होता है तो बंध अधिक आयनिक होता है। अगर आपको कोई भी बंध दे के पूछे कि इसकी मान विद्युत ऋणात्मकता ये है और इसकी विद्युत ऋणात्मकता ये है, जैसे कि मैं बताती हूँ। मान लो फिर से कि ए और बी के बीच में कोई बॉन्ड है, आपको किसी सवाल में दे रखा है कि ए की विद्युत ऋणात्मकता इतनी है और मान लो बी की विद्युत ऋणात्मकता कोई मतलब संख्या दे रखी है, तो आप इस संख्या में से इस संख्या को घटा के देखना या इसमें से इसको घटा के देखना। अगर इनका डिफरेंस 1.7 से अधिक आता है ना, 1.7 से अधिक आता है तो समझ जाना ये जो इनके बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है ना वो आयनिक बॉन्ड है। आयनिक बॉन्ड मतलब हल्का सा इस पर पॉजिटिव होगा, इस पर हल्का सा नेगेटिव होगा, समझ गए। इसके बाद में संयोजकता पढ़नी है। संयोजकता अपन लोग देखते हैं, फटाफट देखते हैं। उसके बाद में रासायनिक क्रियाशीलता, अभी तो लगेगा इसमें 15 मिनट्स के आसपास, तो कोई ना, अभी अपन पढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं। लगा तो था कि 1 आवर जितना ही टॉपिक बचा है, बट बेटा ये तो और भी लंबा है अभी। तो एक काम करते हैं, ये वाला टॉपिक फिनिश कर देते हैं, उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, क्योंकि ये वीडियो 1 आवर की हो चुकी है और इससे ज़्यादा लंबी होगी तो फिर आपको भी देखने में दिक्कत होगी। क्योंकि मुझे भी पता है कि अभी इतनी सुविधा नहीं है कि आपको बोर्ड पे पढ़ाया जा सके, बट ऐसे पढ़ने के इंटरेस्ट आता है, बट उसके लिए एक पेशेंस लेवल होना चाहिए कि हाँ मुझे पढ़ना है, चाहे कैसे भी पढ़ाए। अगर मुझे कुछ सीखने को मिल रहा है तो मैं सीखूंगा। थोड़ा बोर हो रहा हूँ तो क्या हुआ, पढ़ाई कर रहा हूँ ना। कोई रील्स दे देख नहीं रहा जो इंटरटेनमेंट होगा या हंसी होगी या फन होगा या मजाक होगा, ना है कोई कॉमेडी वीडियो चल रही है। तो पढ़ाई कर रहे हो सीरियस होके तब तो आपको ठीक है, बट अगर आप टाइम पास के लिए देख रहे हो, खैर टाइम पास के लिए कोई भी नहीं देखा। अगर किसी ने वीडियो देख के यहाँ तक पहुँचा है तो प्लीज़ कमेंट में रिप्लाई करना कि मैम मैंने पूरी वीडियो देख ली। मैं समझ जाऊँगी कि इस बच्चे ने पूरी वीडियो देखी है ना।
मेरे को भी तो आइडिया लगे ना कि आप 2-4 मिनट में देख के निकलने वाले हो या फिर पूरी वीडियो देख रहे हो। अगर किसी ने पूरी वीडियो देखी है तभी यहाँ तक, और कोई सीरियस है अपनी पढ़ाई को लेके, कसम से यहाँ तक पहुँचना बड़ी बात है कि आप 1 घंटे तक पढ़ पा रहे हो ऐसे पीडीएफ के थ्रू, है ना। मतलब मैं समझा रही हूँ, मुझे पता है मैं काफ़ी ठीक-ठाक तो बता ही रही हूँ आप लोगों को, बट फिर भी आप लोग इतना पेशेंस लेवल के, हाँ, आराम से सुन रहे हो, आराम से पढ़ रहे हो। बट अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो तो मुझे बहुत खुशी होगी ये देख के कि चलो 1-2 बच्चों ने तो कमेंट करा कि मैम हमने पूरी देखी है। और अगर किसी ने यहाँ तक वीडियो तब चलाई नहीं होगी तो उसको पता भी नहीं होगा कि मैम ने लास्ट में क्या कोड बताया था कमेंट करने का, कि उनको पता चल सके। तो चलो देखते हैं कल कितने बच्चे पूरी वीडियो देखते हैं। अगर किसी ने देखी हो तो पक्का कमेंट करना। आपसे कुछ भी मान लो, बस आपसे रिक्वेस्ट है, अच्छा लगेगा। देखती हूँ कितने लोग पूरी देखते हैं। बाकी संयोजकता पढ़ लेते हैं फटाफट। तो संयोजकता के अंदर किसी यौगिक में किसी तत्व की संयोजकता उस यौगिक के निर्माण के दौरान उस तत्व द्वारा प्राप्त किए गए अथवा खोए गए कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। मान लो कोई भी यौगिक है, तो उसकी संयोजकता क्या होगी, आपसे ये अगर कोई पूछे तो ये देखना है कि उसके बनने के टाइम पे उसके तत्व में से कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए या कितने इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए, क्रमशः ऋणात्मक या धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था। आप भाड़ में जाने दो इस इतनी लंबी चौड़ी परिभाषा को, आप इतना याद रखो कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऋणात्मक या धनात्मक, ये संयोजकता है बेसिकली। क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन गया, है ना, तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, बट इलेक्ट्रॉन आया तो नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा। सिंपल सी बात है। किसी आवर्त में दाईं ओर जाने पर ऑक्सीजन के सापेक्ष संयोजकता क्रम से बढ़ती है, जबकि हाइड्रोजन के सापेक्ष पहले से 1 से 4 तक बढ़ती है तथा फिर 4 से 1 तक घटती है। या आप ये एग्जाम्पल देखोगे तो आपको समझ में आएगा। ऑक्सीजन के सापेक्ष अगर बात करें तो Na2O, BeO, है ना, B2O3, CO2, N2O5, SO3, Cl2O7। तो क्या लिखा हुआ है कि दाईं मतलब बाएं से दाईं ओर जाने पर ऑक्सीजन के सापेक्ष संयोजकता क्रम से बढ़ती है। तो देखो यहाँ पे देखो 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7, है ना। तो इंक्रीज हो रही है ना बाएं से दाएं जाने पर ऑक्सीजन के सापेक्ष। बट अगर बात की जाए हाइड्रोजन के सापेक्ष तो पहले 4 तक बढ़ती है, 1 2, यहाँ पे 3 कर लेना, 4, है ना, 4 तक बढ़ती है, उसके बाद में फिर घट जाती है, 3 2 1। समझ में आ गया क्या लिखा हुआ है। रासायनिक क्रियाशीलता, धातु की क्रियाशीलता आयनन एंथैल्पी एवं विद्युत ऋणात्मकता घटने पर बढ़ती है। धातु की जो क्रियाशीलता है, धातु कितना क्रियाशील होगा ये किस पे डिपेंड करता है, आयनन एंथैल्पी एंड विद्युत ऋणात्मकता घटने पर पड़ती है। मैं बताऊं धातु की सबसे अच्छी प्रॉपर्टी क्या होती है, वो फटाफट इलेक्ट्रॉन लूज करके अपने आप पर प्लस चार्ज लाना चाहता है, उसको पॉजिटिव चार्ज बहुत पसंद होता है, ठीक है। तो धातु के ऊपर प्लस चार्ज कब होगा, मतलब वो इलेक्ट्रॉन कब रिलीज करेगा, मतलब वो वहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव कब होगा इजीली, तो वो इलेक्ट्रॉन तब रिमूव होगा, वो इलेक्ट्रॉन तब रिमूव होगा तब, है ना, जब उसकी विद्युत ऋणात्मकता कम होगी। क्यों? क्योंकि विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की। जब इलेक्ट्रॉन बहुत अच्छे से आकर्षित करेंगे, बहुत पकड़ के रखेंगे मजबूत तरीके से, तो कहाँ से वो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, बट हल्के वे में पकड़ के रखेंगे तो फटाक से वो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, है ना। तो धातु की क्रियाशीलता बढ़ गई। ऐसी आयनन एंथैल्पी, आयनन एंथैल्पी में अपन ने क्या देखा था कि किसी एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए दी गई एनर्जी, अगर आयनन एंथैल्पी कम है, थोड़ी सी ऊर्जा देनी पड़ रही है या देनी नहीं पड़ रही, तो बढ़िया बात है ना, फटाक से इलेक्ट्रॉन निकल गया फिर से। तो अगर आयनन एंथैल्पी और विद्युत ऋणात्मकता कम है तो धातु की क्रियाशीलता बढ़ जाएगी, ठीक है। और अधातुओं की क्रियाशीलता जो है वो विद्युत ऋणात्मकता तथा इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान बढ़ने पर बढ़ती है। क्योंकि अधातुओं की क्रियाशीलता धातुओं से उल्टी है, तो यहाँ पे विद्युत ऋणात्मकता अगर बढ़ेगी तो इसकी क्रियाशीलता बढ़ जाएगी, ठीक है। घनत्व, क्वथनांक व गलनांक। तो एक आवर्त में घनत्व हो गया, क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट में पहले वृद्धि होती है, बीच के तत्वों में ये अधिकतम होते हैं तथा इसके पश्चात इनका मान कम होने लगता है। आवर्त अब तक तो समझ में आ जाना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल में इन लाइनों में जो होता है ना, लेफ्ट टू राइट, या आवर्त है, तो सबसे पहले यहाँ इंक्रीज होंगे, फिर बराबर का सा हो जाएगा और उसके बाद में फिर घटने लग जाएंगे। समझ में आ गया, ये क्रम रहता है। अब देखो विकर्ण संबंध,
ये डायगोनल रिलेशनशिप ना पूछ ली जाती है ऐसे कि ऐसे ही, मतलब किस किस के अंदर डायगोनल रिलेशन है। तो लिथियम मैग्नीशियम में होता है, बेरिलियम एल्यूमिनियम में है, बोरोन सिलिकॉन में है और कार्बन फॉस्फोरस में है। तो ये आपको याद रहना चाहिए, इनकी रिलेशनशिप तो आपको पता ही रहनी चाहिए। एस तथा पी ब्लॉक के तत्वों में किसी वर्ग के दूसरे तत्व आवर्त का तत्व अपने वर्ग के शेष तत्वों की अपेक्षा अगले वर्ग के तीसरे आवर्त के तत्व के साथ अधिक समानता प्रदर्शित करता है। इसे विकर्ण संबंध कहते हैं। आपने अगर पीरियोडिक टेबल देखी होगी तो ये बेसिकली ऐसे बने रहते हैं पी ब्लॉक के अंदर, है ना। तो इसके अंदर ये लिथियम मैग्नीशियम से, बेरिलियम एल्यूमिनियम से, तो ये विकर्ण मतलब डायगनली रिलेशन हो गया ना, इस वजह से इसको विकर्ण संबंध बोलते हैं। इनके जो इनकी प्रॉपर्टीज़ होती है ना, इनमें सिमिलरिटीज़ देखने को मिलती है। तो ये हो गया विकर्ण संबंध। इसके बाद में महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं कि मेंडलीफ के समय में उत्कृष्ट गैसें जो इनर्ट गैसेस थी वो ज्ञात नहीं थी। हीरा जो होता है वो कठोरतम तत्व है। हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है जबकि लिथियम सबसे हल्की धातु है। अगर कोई आपसे पूछे हल्का तत्व कौन सा है तो वो हाइड्रोजन है। बट अगर आपसे कोई पूछ ले कि हल्की धातु कौन सी है तो बेटा वो लिथियम होती है। हीलियम की आयनन एंथैल्पी सबसे अधिक है जबकि सीजियम धातु के लिए आयनन एंथैल्पी सबसे कम होती है। सीजियम से इलेक्ट्रॉन निकालना काफ़ी ईजी होता है क्योंकि आयनन एंथैल्पी कम होती है, जबकि हीलियम से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत टिपिकल काम है क्योंकि यहाँ पे आयनन जो एंथैल्पी है वो सबसे ज़्यादा होती है। आपको ये पूछा जा सकता है, नो इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि ऐसे सवाल नहीं बन सकते हैं। ऑब्वियस है कि आपसे पूछ ले आयनन की आयनन एंथैल्पी जो होती है वो किसके लिए ज़्यादा है और किसके लिए कम है। तो याद रखना हीलियम के लिए सबसे ज़्यादा होती है और सीजियम के लिए सबसे कम होती है। सबसे कठोर धातु जो है वो टंगस्टन होती है जिसको अपन डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। क्षारीय प्रबलता का बढ़ता क्रम निम्न प्रकार है। अब आपसे यहाँ पूछा है क्षारीय प्रबलता का, तो NaOH से ज़्यादा KOH के बाद में ये वैसे तो रुबिडियम ही होता है, बट आपको यहाँ पे ये पूछा है कि क्षारीयता का बढ़ता क्रम निम्न प्रकार है। तो जो OH इजीली रिलीज कर देगा ना, वही क्षारीयता का क्रम होता है। तो NaOH से ज़्यादा KOH होता है, KOH के बाद में RbOH होता है। ऐसे ही AlOH का होल थ्राइस से ज़्यादा MgOH का होल ट्वाइस, उसके बाद में उससे ज़्यादा NaOH का क्रम, ये क्षारीय प्रबलता का क्रम है। आपसे ये सवाल पूछे जा सकते हैं, तीनों दे दिए, पूछ लिया सही क्रम कौन सा है ना, करेक्ट पे टिक करो। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो Na पर प्लस आ जाएगा, OH चला जाएगा तब, K पर भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, OH चला जाएगा तब। तो बस बेसिकली आपको यही देखना होता है कि OH कितना इजीली रिलीज़ हो रहा है, या फिर इनडायरेक्ट देख लो कि हाइड्रोजन कितना इजीली जा रहा है। अगर हाइड्रोजन जितना इजीली रिमूव हो रहा है इसका मतलब ये है कि उसकी एसिडिटी उतनी ही ज़्यादा है ना। और जिसकी एसिडिटी जितनी ज़्यादा होगी तो ऑब्वियस है उसकी बेसिसिटी उतनी ही कम हो जाएगी। तो आपने अगर मतलब ब्रॉन्स्टेन क्लोरी और लुइस एसिड, इनके बारे में अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा, एसिड बेस वाले चैप्टर में आते हैं ये सब, तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या बोला है। और सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी में आकार का बढ़ता क्रम, तो इसके अंदर Al+3 से ज़्यादा Mg2+ होता है, उसके बाद में Na+ आएगा, उसके बाद में F-O2-, N3-। एक ध्यान रखना कि जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उनका आकार ज़्यादा होता है और पॉजिटिव चार्ज वालों का आकार कम होता है। जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा उतना ही आकार कम होता जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा होगी तो वो इलेक्ट्रॉनों को ईजिली अपनी तरफ खींच पाएंगे और इससे क्या होगा, आकार छोटा हो जाएगा, है ना। और इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे तो वो उसका प्रोटॉन कम खींच पाएंगे, इस वजह से क्या होगा, उसका साइज बढ़ जाएगा। जिंक, कैडमियम, मरकरी जो है वो डी ब्लॉक के तत्व नहीं है। ये भाई साहब ये वाला सवाल तो भाई कितना पूछा जाता है, क्या ही बताऊँ मैं, है ना। जितने स्टार बनाओ ना उतने कम, मैं पूरे में ही बना देती हूँ मैं तो, पर ये सिर्फ इसके लिए है कि जिंक, कैडमियम, मरकरी जो है वो डी ब्लॉक के तत्व होते हुए भी ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों नहीं है। क्योंकि मैं बताऊं, जिंक, कैडमियम, मरकरी, है ना, इनमें क्या होता है ना कि इनके अंदर 3d10 4s2 कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो इनकी ना तो इनमें डी ऑर्बिटल खाली है कि यहाँ पे और इलेक्ट्रॉन आ सके, है ना, और ना ही इनकी कोई एक ऐसी ऑक्सीडेशन स्टेबल, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेबल भी होते हैं। तो भी ये वाला ऐसा कि ऐसे ही रहता है 3d10, क्योंकि जब अगर मान लो Zn+2 है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ही तो निकलेंगे ना, 3d10 तो एज इट इज़ रहा। तो जब तक डी ऑर्बिटल में जगह नहीं होगी किसी भी आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए,
वो एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते। समझ में आ गई? डी ब्लॉक का एलिमेंट तो है ये, क्योंकि इसमें आखिरी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डी ब्लॉक में है, मतलब डी ऑर्बिटल में है, बट ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट होने के लिए एक रिक्वायरमेंट होती है, वो ये फुलफिल नहीं करता। और वो ये होती है कि या तो अपनी अपनी मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर अपनी मूल अवस्था में या फिर किसी भी ऑक्सीकरण अवस्था में, मतलब अपने ग्राउंड स्टेट में या फिर किसी भी एक्साइटेड स्टेट में। आप तो बेसिकली इतना याद रखो ना कि जिंक, कैडमियम, मरकरी के अंदर क्या होता है, ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है, बट ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, क्योंकि इनके अंदर जो डी ऑर्बिटल है वहाँ पे जगह नहीं होती है इलेक्ट्रॉन के एंट्री के लिए। और अगर डी ऑर्बिटल में जगह नहीं है आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए, तो वो संक्रमण तत्व नहीं कहलाते, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाते। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा घुमा फिरा के समझाऊंगी आपको, मेन चीज़ याद भी नहीं रहेगी, आपको पता भी नहीं रहेगा। अच्छा, एंड में ये याद रखना था। तो बात ये है कि जितना कम टाइम में पॉइंट टू पॉइंट अपन बात कर पाएँ उतना प्रॉफिट है। तो बस आज की वीडियो यहीं कंप्लीट करते हैं। आपको ये वीडियो में मैंने बताया ना एक और बीच में, उस चीज़ का ध्यान रखना और बाकी अच्छे से पढ़ाई करिए। और आई होप आपको ये वीडियो भी समझ में आई होगी। और बाकी टाटा, बाय बाय। और हाँ, अपने यार दोस्तों को क्या करना है, लिंक शेयर करनी है वीडियो की, अगर वो लोग भी लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं तो, या फिर कहीं भी आप केमिस्ट्री, तो देखो केमिस्ट्री है, अब ये टॉपिक कोई आप 12th में पढ़ोगे तो बदल थोड़ी जाएगा। अगर ये टॉपिक आपके बीएससी में आ रहा है तो बदल थोड़ी जाएगा, अगर फर्स्ट ग्रेड में आ रहा है तो बदल थोड़ी जाएगा, है ना। रीट में मान लो पीरियोडिसिटी का टॉपिक है तो ये बदल थोड़ी जाएगा। तो केमिस्ट्री कोई भी पढ़ रहा है ना, आप उसको ये लिंक वीडियो शेयर कर सकते हो। अच्छी बात है, आप भी पढ़ो, औरों को भी पढ़ाओ, है ना। बाकी बस कंटिन्यू वीडियोस आती ही रहेंगी। और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। आई होप अब तो आपकी प्रिपरेशन बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही होगी, क्योंकि अभी अभी नोटिफिकेशन आया है, अभी तो बहुत अच्छे से तैयारी करोगे, है ना। 1-1.5 महीने बाद में जब ठंडे होगे ना कि यार थक गए अब पढ़ते पढ़ते, कोई बात नहीं, उस टाइम अपन लोग भी मोटिवेशन वीडियो डाला करेंगे। थोड़ा अपने आप में वापस से जोश बना, फिर से पढ़ने लग जाना, वो तब के तब देखेंगे। अभी आप कंटिन्यू पढ़ाई करें अपनी। और बाय बाय, टेक केयर।